Hello students, good morning to all of you. Welcome to Fascinating Physics. It is my first lecture on laws of motion. Okay, थर्ड चैप्टर शुरू हो गया. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीटेड. अब थर्ड चैप्टर में क्या है? लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाएंगे? फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, मेनली यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ना है. ओके, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ के बारे में पढ़ेंगे. न्यूटन के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. ओके, और तो इसके लिए हमें फोर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम क्या होता है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले देखिए, हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे. अगर हम लोग फोर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग न्यूटन्स के लॉ के बारे में नहीं जान सकते. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. फोर्स, इफ़ वी वांट टू स्टार्ट द मोशन ऑफ ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट, और इफ़ वी वांट टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ ए बॉडी व्हिच इज इन मोशन. देखिए, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ओके, और हम लोग उसके मोशन को चेंज करना चाहते हैं, उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो बॉडी मोशन में आएगा. और मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है, हम लोग चाहते हैं कि वो रेस्ट में आ जाए, तो भी हमें कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा. तो दोनों ही केस में, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, दोनों ही केस में हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो वो ही है जो हम लोग फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे. अब आप किसी को धक्का दे के करिए, या फिर किसी को पुल करके करिए, या फिर किसी भी वे कोई डंडा लेके करिए, या फिर आप वे कुछ भी हो, ओके, तो वो क्या होगा, उसी को फोर्स कहा जाएगा. तो अब देखिए, फोर्सेस क्लासिफाई करा जा रहा है दो प्रकार का. कैसे? पहला आ गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है these forces come into existence when, कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब when the source and the object are in physical contact. मतलब जब सोर्स, जो फोर्स अप्लाई करने वाला है वो है सोर्स, उसका नाम है सोर्स, और ऑब्जेक्ट कौन है? ये देखिए, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे अप्लाई किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट. तो जो अप्लाई कर रहा है वो है सोर्स और ऑब्जेक्ट. इन दोनों के बीच में एक क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट. आर इन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में अगर वे रहेंगे तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाएगा. मान लीजिए आप किसी को धक्का देना मतलब किसी को मोशन में लाना चाहते हैं, ओके, तो आप क्या किए? उसको धक्का दिए. तो कैसे देंगे? अपने हाथों से देंगे. तो जब आप अपने हाथ को उसके शरीर में टच करेंगे, तो ये क्या हुआ? आप तो सोर्स हैं और वो क्या है? ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी पे आप अप्लाई कर रहे हैं. तो दोनों में क्या आया? एक फिजिकल कांटेक्ट आया. तो ये क्या हुआ? इसको क्या कहा गया? कांटेक्ट फोर्स कहा गया. बिना कांटेक्ट के फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है. एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस मतलब, अब हम लोग जब बहुत हवा तेज़ चलने लगती है तो क्या होता है? जब हवा हमारे, कभी कभी हमें लगता नहीं है, हम लोग मोशन नहीं करते हैं तेज़ तेज़, लेकिन हमारे जो शरीर में बाल है या फिर कुछ है, वो क्या होता है? उड़ने लगता है. इसका मतलब वो एयर क्या किया? रेजिस्ट किया, उसको मोशन पे मजबूर किया. तो यहाँ पे क्या हुआ? एयर जब टच हुआ, कहाँ पे? मान लीजिए कोई पत्ता में टच हुआ तो वो पत्ता हिलने लगा. तो एयर रेजिस्टेंस, उसके एयर के कांटेक्ट की वजह से भी फोर्स अप्लाई हुआ. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? मान आप चल रहे हैं, आप ज़मीन पे चल रहे हैं, ओके, ज़मीन पे चल रहे हैं, तो आप फिसल भी सकते हैं, लेकिन फिसल क्यों नहीं रहे हैं? आपका पैर ज़मीन पे इतने अच्छे से बैठा हुआ है, इसका मतलब ज़रूर आपके और उस ज़मीन के बीच में ज़रूर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स. अगर नहीं होता तो आप तो फिसल भी सकते थे. सोचने वाली बात है कि आप ज़मीन पे ऐसे स्टाम्प लगा के खड़े क्यों हैं, गिर क्यों नहीं रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए मान रहे हैं कि आप क्या हो रहे हैं? ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, नीचे की तरफ आपका फोर्स है.
ठीक है फोर्स है, लेकिन इतने तरीके से खड़े कैसे हैं आप? एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि सरफेस और बॉडी के बीच में होता है, तो ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तभी अप्लाई होता है। अब देखिए अप्लाइड फोर्स, कोई भी अप्लाइड फोर्स आप जो भी अप्लाई करते हैं कांटेक्ट के द्वारा, वो होता है अप्लाइड फोर्स। तो ये है कांटेक्ट फोर्सेस। अब देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई हो जाता है। ऐसा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हुआ? देखिए आप अगर एरोप्लेन कहाँ जा रहा है? ऊपर मोशन कर रहा है, लेकिन फिर भी एरोप्लेन ऊपर तो मोशन कर रहा है, जब वो फोर्स अप्लाई करके ऊपर चला गया, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर फिर भी अप्लाई हो रहा है, तभी तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। नहीं तो ऊपर जाते जाते वो तो फिर स्पेस में पहुंच जाता, लेकिन स्पेस में नहीं जा पाता क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होने के कारण जो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। तो ये अर्थ और एरोप्लेन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन फोर्स अप्लाई करके वो इंजन के द्वारा वो क्या होता है? यूपर मोशन में रहता है। अब देखिए मोमेंटम क्या है? मोमेंटम सुने होंगे आप लोग, मोमेंटम वर्ड काफ़ी क्या है? यूजफुल है। जो इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स में वो मोमेंटम जानते भी होंगे, है क्या मोमेंटम? देखिए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी। देखिए एक बॉडी कितना मोशन कंटेन कर रहा है उसको कहा जाता है मोमेंटम। बॉडी मोशन कंटेन कर रहा है इसका मतलब, देखिए डिफरेंस बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कार लिया गया और क्या लिया गया? साइकिल लिया गया, ठीक है। अब कार भी जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, ओके वेलोसिटी है, और ये भी जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, दोनों का वेलोसिटी सेम है। कार भी इस तरफ मोशन कर रहा है और साइकिल भी इस तरफ मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी द्वारा डिनोट किया जाता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो इसका मास, कार का मास ज़्यादा होगा, कार हैवी रहता है, तो कार का मास इनटू कार का वेलोसिटी। वेलोसिटी तो किसका सेम है? दोनों का ही सेम है। ये किसका मास होगा? ए मास ऑफ कार, ए मास ऑफ साइकिल इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन कार का मास ज़्यादा है तो ए वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, बड़ा होगा। यहाँ साइकिल का मास छोटा है इसलिए वैल्यू कम आ जाएगा। ये मोमेंटम कम हुआ साइकिल के लिए और ये मोमेंटम कार के लिए ज़्यादा हुआ। किस पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम? मास पे डिपेंड कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कार का जिसका मास जितना है उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा आएगा। तो समझ में आ गया? भले ही वेलोसिटी सेम हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होगा तो उसका मोमेंटम अलग अलग आएगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए हम लोग जानेंगे। अब ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका मोमेंटम हम लोग जान गए कि ज़्यादा कम होता है अगर मास ज़्यादा कम हुआ, लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन सेम रहेगा। कार का अगर वेलोसिटी और कार दोनों इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, चाहे मोमेंटम कुछ भी आ जाए, मोमेंटम अलग हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी, जो उनका मोमेंटम का डायरेक्शन, देखिए मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है? एरोहेड है। तो इस मोमेंटम का डायरेक्शन किधर रहता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर रहता है। एम क्या है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो एक किसके साथ मल्टीप्लाई है? भी, वेलोसिटी के साथ। तो वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर है इक्वल में है, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन बराबर होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा। तो साइकिल और कार दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। और एक बार सुन लीजिए, मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन किधर रहेगा? वेलोसिटी के एलोंग में रहेगा, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इधर है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा। अब देखिए यूनिट कैसे मेजर करते हैं मोमेंटम को। कोई भी बॉडी ठीक है मोशन में है,
उसके डायरेक्शन को पता लग गया, लेकिन अब मास पता लग गया, डायरेक्शन पता लग गया, लेकिन अब क्या मेजर करेंगे तो लिखेंगे कैसे, क्वांटिटी उसका यूनिट क्या है। देखिए फॉर्मूला से हमेशा यूनिट निकाला जाता है, पहले भी पता है यूनिट एंड डायमेंशन में। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का क्या होता है यूनिट, सीजीएस यूनिट पहले हम बता रहे हैं, सीजीएस में ग्राम, तो पहले क्या लिखे मास का ग्राम लिखे, यहाँ पे क्या लिखे जी है ग्राम। और वेलोसिटी का क्या होता है सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड डिवाइड में है, सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड का इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर सेकेंड का इन्वर्स होता है जब ऊपर चला जाता है, -1 है। तो यहाँ पे ग्राम आया और वेलोसिटी का क्या आ गया सेंटीमीटर सेकेंड इन्वर्स टू दी पावर -1, मतलब सेकेंड का पावर कितना है -1 है। ये क्या है सीजीएस यूनिट है। अब एसआई यूनिट क्या होगा, इसी तरीके से ग्राम है, यहाँ पे केजी हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ सेकेंड है यहाँ सेकेंड रहेगा, सेकेंड का सेकेंड ही होता है, सेकेंड इन्वर्स। ओके, आप लोग यूनिट्स देख लीजिए अच्छे से कि यूनिट क्या है मोमेंटम का। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, कितने टाइम में उसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ को जानने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़रूरी है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, लेकिन इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, टू स्टडी द रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी वी हैव टू नीड ए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। उसके रेस्ट या फिर मोशन को जानने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत होता है, जो कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, और एक ओरिजिन कंसीडर किए, या फिर ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। तो इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो पॉइंट का हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग पोजीशन कैसे निकालते हैं, इसका 3 कोऑर्डिनेट आएगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग में, एक वाई एक्सिस के अलोंग में, एक जेड एक्सिस के अलोंग में। तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, और ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस में मीट करवाए, वाई में और जेड में यहाँ पे मीट किया। तो ये तीनों डिस्टेंस देख लिए, ठीक है। कितना होगा ये डिस्टेंस, कहाँ से देखा जाता है, ओरिजिन से। ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस वाई एक्सिस में, ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस जेड एक्सिस में। तीनों डिस्टेंस क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आएगा उसको एक्स नाम दिया गया है, वाई नाम दिया गया है, जेड। तो इसका पोजीशन निकल आया, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या बता रहा है, एक कोऑर्डिनेट्स है, और ये बता रहा है पोजीशन इस पॉइंट का, ठीक है। कौन से पॉइंट से, वो रेफरेंस पॉइंट है इस रेफरेंस पॉइंट से। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके लिए, इस बॉडी के लिए, इस पॉइंट के लिए। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम कोऑर्डिनेट भी आता है। जैसे यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहा था, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स वाई जेड के साथ टी टाइम कोऑर्डिनेट भी आएगा, यहाँ पे टाइम भी बताएगा। मान लीजिए यहाँ पे है पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे चला गया पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट गया, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट में टाइम चेंज होगा। यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड T1 था, T1 रहेगा, x1 y1 z1 T1 रहेगा, तो यहाँ पे x2 y2 z2 T2 हो जाएगा। यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T2। पोजीशन चेंज होने के साथ टाइम कोऑर्डिनेट जो होगा वो T1 तथा T2 हो जाएगा। टाइम कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आइदर एट रेस्ट और एट कांस्टेंट वेलोसिटी देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसको बोला जा रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एट रेस्ट और एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये जो फ्रेम है वो रेस्ट में हो या फिर कैसे वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में हो, तब उस फ्रेम को क्या कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक कार है, कार में यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो कैसे मोशन में है, यही तो है फ्रेम। यहाँ पे हम लोग कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। तो ये फ्रेम मान लीजिए है। इस फ्रेम में जो यहाँ पे बॉडी है वो कैसे मोशन कर रहा है,
कांस्टेंट वेलोसिटी में, क्योंकि ये जिसमें बैठा हुआ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में है, तो जब आपका कार पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी में रहता है, एक ही रफ्तार में रहता है, तो ऐसा होता है कि आप पीछे की तरफ मोशन करने लगते हैं, कोई ब्रेक हो पड़ ही नहीं रहा है तो आप सीधे आगे की तरफ मोशन करते जा रहे हैं। ओके, तो एसेलरेशन क्या होगा इस सिस्टम के लिए? एसेलरेशन क्या होता है? dv/dt। v यहाँ पे कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव किसका, v अगर कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो होगा। एसेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के लिए जीरो होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल, यहाँ पे फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, किसका? फ्रेम का। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ तो वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और वहाँ पे फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। देखिए कैसे नहीं होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है? इफ़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आइदर एट लीनियर और यूनिफॉर्म एसेलरेशन, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म एसेलरेशन में हो या फिर रोटेट कर रहा हो एक एक्सिस के अबाउट में, तब उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एसेलरेशन जीरो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एसेलरेशन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओरिजिन है, यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी कैसे मोशन कर रहा है? अगर एसेलरेट तो कर रहा है, लेकिन इसका जो एसेलरेशन है वो अगर यूनिफॉर्म है, मतलब जो उसका वेलोसिटी है चेंज तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम के साथ सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है। ओके, तो ऐसे अगर चेंज हो रहा है, ऐसे एसेलरेशन यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? इनर्शियल होगा। और यहाँ फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, और लॉज ऑफ फिजिक्स आर नॉट एप्लीकेबल। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? एक कार है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और ये आगे की तरफ एसेलरेट कर रहा है। कैसे एसेलरेशन है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो आप पीछे की तरफ, आपको लगेगा कि कहीं, क्योंकि क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होता है तो अचानक क्या होता है? ब्रेक पड़ता है। ब्रेक पड़ता है तो आपको लगेगा कि आप पीछे की तरफ फोर्स कोई गिर रहा है। आप बस में ट्रैवल कर रहे होंगे तो देखे होंगे, जब बस ब्रेक लगाता है तो आप पीछे की तरफ मोशन करते हैं। पीछे की तरफ मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लगेगा कि पीछे की तरफ कोई फोर्स आ रहा है। लेकिन फिजिक्स बोलता है, फिजिक्स का जितना भी लॉ है, नियम है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि बॉडी मोशन में था, एसेलरेट कर रहा था, आप भी आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन बॉडी रेस्ट में आ गया तो आपको तो रेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि एक कार रेस्ट में आ गया तो आप क्यों रेस्ट में नहीं है? आप पीछे की तरफ क्यों मोशन करने लगे? आप इस बैक तरफ क्यों आपका मोशन हुआ? इससे फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। और इसके लिए कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम लोग वो इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। इनर्शिया के वजह से ये होता है, इनर्शिया इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसेलरेट में है, कैसे एसेलरेशन? यूनिफॉर्म एसेलरेशन में है, तो वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो यूनिफॉर्म या नहीं सॉरी अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं और वहाँ पे एसेलरेशन जीरो होता है। लेकिन नॉन इनर्शियल में ना ही फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं और ना ही एसेलरेशन जीरो होता है। यहाँ पे एसेलरेशन रहता है लेकिन यूनिफॉर्म रहता है। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। ओके, आगे जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू टू ऑल।